లీడర్ క్వాలిటీ లేదు ఆయన దగ్గర. నిజాం షుగర్ ఫ్యాక్టరీలో గల ఆల్కహాల్ ప్లాట్ఫామ్ ను సాధించడం ఆయన లక్ష్యం. जैसे कि उनके पास जी हुजूरी और गुलामी को वो पसंद करने वाला शख्स है और कच्चे कान का आदमी है. कोई लीडर क्वालिटी नहीं है वो आदमी के पास. जी 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 उनका एक ही मकसद ये है, जो निज़ाम शुगर जो फैक्ट्री है जी वो फैक्ट्री में जो निज़ाम के पीरियड का जो अल्कोहल जो प्लांट है वो प्लांट हासिल करना उनका मकसद है. क्योंकि वो బీజేపీ గట్టి పోటీ ఇస్తుంది బోధన్లో. बीजेपी बोधन में पूरे आपके नजरिए से अच्छे वोट लेंगे बीजेपी. जी क्योंकि मोहन रेड्डी भी एक अच्छा अवामी कैंडिडेट है, जी एक पब्लिक लीडर है मोहन रेड्डी. నాకు ఆ పార్టీతో సంబంధం లేదు, నేను వాస్తవం చెబుతున్నా. वो शकील अच्छे बुरे से मेरे को शकील से कोई ताल्लुक नहीं है. पब्लिक को खाना खिलाए उन्होंने. जी मैं देखा सो बोल रहा हूँ मैं आप. जी पब्लिक को खाना खिलाए. तकरीबन कितने लोग వైట్ కలర్ కాదు ఆ నాయకుడు. फिर व्हाइट कॉलर बोल रही बोधन की पब्लिक. व्हाइट कॉलर नहीं है वो. 10,000 करोड़ एक्साइज अमाउंट में कई प्रोजेक्टों को बढ़ा के హౌస్ కమిటీ రిపోర్ట్ బోధన్ ప్రజలకు ఎందుకు ఇవ్వలేదు? इन्होंने बोधन के अवाम को आज तक डिक्लेयर नहीं करे कि हाउस कमेटी का रिपोर्ट क्या है. बोधन के अवाम को आज तक इन्होंने नहीं दिए. जी इसकी वजह क्या है? మిమ్మల్ని కష్టంలో ఆదుకునే వారికి ఓటు వేయండి. वोट डालो ऐसे शख्स को. वोट डालो जो तुम्हारे दुख दर्द में शामिल रहे. और अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं V1 न्यूज़ का नुमाइंदा इरफान. आज हम एक ऐसी शख्सियत से इंटरव्यू करने जा रहे हैं जो कि बोधन के सियासत में उनका एक अपना अहम किरदार रहता है. साबिक़ा वक्फ़ बोर्ड चेयरमैन ज़िले निज़ामाबाद के और साबिक़ा बोधन म्यूनसिपल काउंसलर सईदुद्दीन मुख्तार साहब से आज हमारे साथ लाइव में है. आइए जानते हैं कि बोधन की सियासत कैसे चल रही है और बोधन में आने वाले असेंबली इलेक्शंस क्या होने वाला है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जी पहले V1 न्यूज़ में आपका खैर मकदम है. शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया. चाचा, जो आप गुजरे हुए तकरीबन 30 साल 35 साल से सियासत में है जी जी जी. जी, तो कैसा बोधन के आवाम के कैसे नुमाइंदों को मौका देना चाह रही है अभी आने वाले असेंबली इलेक्शन में? बोधन की आवाम बड़ी दानिशमंद आवाम है. जी सब में बड़ी, चाहे वो हिंदू भाई हो या मुस्लिम भाई हो, जी जो फैसले करते बोधन में जी एक अच्छे फैसले करते, जी बड़ी सोच समझ के फैसले करते. जी बोधन एक ऐसा मुकाम है जो गंगी जमनी तहजीब में एक मुकाम रखता है. जी यहाँ कोई जात पात का इलेक्शन नहीं है, ये सेक्युलरिज्म का इलेक्शन होता. तकरीबन 30-35 साल से आप सियासत में हैं, तो आपने सुदर्शन रेड्डी का भी काम देखा है, आपने शकील आमिर का भी काम देखा है, तो आपको किसका काम अच्छा दिखा? खैर मैं काम के बारे में मैं बोलूँगा आपको, सच्चाई क्या है वो तो बोलूँगा. जी लेकिन अगर आप जहाँ तक के सुदर्शन रेड्डी के बारे में पूछ रहे तो मैं उनके बारे में बोलूँगा, क्योंकि उनके पीरियड में मेरी 2 मियाद काउंसलरी की भी गुजरी. जी जी सुदर्शन रेड्डी के पीरियड में. जी और सुदर्शन रेड्डी की जहनीत को बोधन की आवाम नहीं जान सकी जो हम जाने. जी क्योंकि उनके पास अच्छे कैरेक्टर, अच्छे किरदार वालों की कोई अहमियत नहीं है, मैं जितना जानता हूँ. जैसे कि उनके पास जी हुजूरी और गुलामी को वो पसंद करने वाला शख्स है और कच्चे कान का आदमी है. कोई लीडर क्वालिटी नहीं है वो आदमी के पास. जी और मैं सबसे बड़ी मिसाल ये देना चाह रहा हूँ. जी आइए बैठिए. बोधन में लड़ने का मकसद उनका क्या है? जी पब्लिक के लिए नहीं लड़ना चाह रहे वो. जी 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 उनका एक ही मकसद ये है, जो निज़ाम शुगर जो फैक्ट्री है जी वो फैक्ट्री में जो निज़ाम के पीरियड का जो अल्कोहल जो प्लांट है वो प्लांट हासिल करना उनका मकसद है. क्योंकि वो बेहतरीन प्लांट है, आज के दौर में वैसा प्लांट नहीं मिलता. उनका मकसद वही है. और भी निज़ाम शुगर फैक्ट्री को वो खरीद लेना चाह रहे. उनका एक ही मकसद है. उनको फैक्ट्री से मोहब्बत है ना बोधन के आवाम से मोहब्बत है. मैं क्यों ये अल्फाज क्यों बोल रहा हूँ? मैं 10 साल उनके पीरियड में मैं काउंसलरी करा, कांग्रेस का फ्लोर लीडर रहा.
जी और दो ज़्यादा आवाम के बारे में जो राय देने वालों को आदमी पसंद नहीं करते। जी फर्स्ट, सेकंड, एक संजीदा मिजाज से सोचना चाहिए बोधन की आवाम को। ये शख्स बोधन के बारे में अच्छे ख्यालात रखने वाला है या बोधन के आवाम को सिर्फ वोटों के हद तक रखने वाला आदमी। इसका खिदमत क्या है, पहले आवाम को भी सोचना चाहिए। ये शख्स के खिदमत क्या है, गौर गरीब की मदद करे क्या इन्हों, या किसी के बुरे वक्त में आए क्या। अभी आप देखो, इन्हें इतने साल से सियासत में है, कोई मर गया तो आप उसकी मौता में नहीं आते, ना कोई हॉस्पिटल जाते। आपका मिजाज ऐसा है, और हाथ जिससे मिलाते वो जाते हो दस्ती से अपना हाथ साफ कर लेते। तकरीबन लोग यही अल्फाज को पूरे बोधन को मालूम है, खुद उनके पार्टी के लोगों को मालूम है, मगर नहीं बोलते। वो लोग नहीं बोलना चाहते, बोले तो फिर उनका पत्ता कट हो जाता वहाँ। अब ये कांग्रेस पार्टी में मुसलमानों का मुकाम क्या रहता? कोई मुकाम नहीं है। कांग्रेस पार्टी सब में बड़ी बात में खुल के बात करो, ना मेरा टीआरएस से ताल्लुक है, ना मेरा कांग्रेस से ताल्लुक है, जी कोई जमातों से ताल्लुक नहीं है। अगर आप मेरे से इत्तेफाक से आप इंटरव्यू लेने आए तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ना मेरा शकील साहब से भी कोई ताल्लुक नहीं है, जी ना सुदर्शन रेड्डी साहब से ताल्लुक है। जी हाउस कमेटी राजशेखर रेड्डी साहब के पीरियड में जब बोधन आई थी, 9 एमएलए यहाँ पर, जी राजशेखर रेड्डी साहब जब यहाँ भेजे थे, जब सीएम थे, जब आंध्र प्रदेश के वजीर आला थे, जब की बात है आंध्र प्रदेश है, उस वक्त इन्होंने हाउस कमेटी के एज ए मेंबर बन के आए, सुदर्शन रेड्डी साहब। सुदर्शन रेड्डी साहब। उस वक्त मैं भी कमेटी में हम गए थे वहाँ पर, ये हाउस कमेटी में। हाउस कमेटी जी के निज़ाम शुगर फैक्ट्री का मेन प्रॉब्लम क्या है, रैयत का मेन प्रॉब्लम क्या है, वो मालूम करके रिपोर्ट दो। एमएलए रिपोर्ट इज इम्पोर्टेंट रिपोर्ट रहती, वो लेने के लिए आए। जी कौन से टर्म की बात है? सुदर्शन रेड्डी दूसरी बार जीते जब की बात है, नहीं तो या पहले बार की? नहीं, सेकंड टाइम, फर्स्ट टाइम जब जीते थे राजशेखर रेड्डी साहब 2004 में जब सीएम बने, जी जी बने से 1 साल 2 साल के बाद की बात। जी तो इन्हों आए, इन्हों आके वहाँ पे शक्कर नगर गेस्ट हाउस के पास टेंट डाले, स्टेज बनाए, सब करे। इन्हों बोधन के आवाम को आज तक डिक्लेयर नहीं करे कि हाउस कमेटी का रिपोर्ट क्या है, बोधन के आवाम को आज तक इन्होंने नहीं दिए। जी इसकी वजह क्या है? दूसरे जराए से ये मालूम हुआ, वो इन्हों सिर्फ अपना प्लांट लेने के लिए वो गेम डाल के इन्हों आए। रिपोर्ट जरूरी थी, वो रिपोर्ट देना है नहीं जी, अभी तक बोधन के आवाम इससे वाकिफ है, अब आज तक रिपोर्ट का राज नहीं बोले उन्होंने। अगर वो रिपोर्ट वो टाइम पे दे दिया तो जब क्या होता था? रिपोर्ट अगर अच्छा पब्लिक फेवर में रिपोर्ट देते, ये प्लांट से आवाम को फायदा है, पब्लिक को फायदा है, गवर्नमेंट को फायदा है बोलते, तो आज बोधन में धान से ज्यादा गन्ना लगता था। ये बंद होने की वजह आपको किसको, सुदर्शन रेड्डी को बोलना चाहिए? बिल्कुल, निजाम शुगर की फैक्ट्री को फर्स्ट बर्बाद करने वाला शख्स चंद्रबाबू नायडू, सेकंड सुदर्शन रेड्डी। जी सेकंड सुदर्शन रेड्डी है, फैक्ट्री को बर्बाद। आज तक देखिए आप एज ए रिपोर्टर है ना, जी आप मालूम करिए उनका घर है क्या बोधन में, पहली बात। सेकंड, बोधन की आवाम को वोट के हद तक यूज एंड थ्रो आदमी है, वो जी यूज एंड थ्रो आदमी है। जी मैं उनके पीरियड में 2 साल काउंसलरी कर, और आदमी को बहुत ही गिरेवी नजर से देखते हो, चाहे कोई से भी कौन करो। मालूम है अब जो उनके पीछे फिर रहे आजू बाजू फैला लेके, अगर मैं बोला तो उन लोगों को बुरा लगता। मैं चैलेंज कर रहा हूँ सुदर्शन रेड्डी को, मेरे सामने आके बात करो, बोलो। जी मैं 10 इयर्स गुजारा, मेरे साथ ऐसा जालिमाना सलूक किया वो शख्स, मुझे सस्पेंड कराया। कांग्रेस पार्टी में मेरा एक मुकाम था, एक अच्छी इज्जत थी, और आचनपल्ली से मुझे इसलिए दलाए थे कि इन्हें हार जाना, मगर अल्लाह का फजल है, वहाँ की आवाम मेरी कारकर्दगी से वाकिफ थी, मुझे बेलौज हर कौम के लोग वोट डाल के जीता है। सस्पेंड क्या करे आपको पार्टी से? मैं उनके खिलाफ काम किया बोल के सस्पेंड करे, मगर मैं नहीं करा, वैसी हरकत तो मैं नहीं करा। कुछ ब्रोकर्स, कुछ चमचे उनके आजू बाजू मेरे बारे में गलत इंफॉर्मेशन दिए। जी ब्रोकर्स अभी भी है जी, ब्रोकर, ऐसे ब्रोकर हैं, अगर वो लोग अगर मेरे से सवाल करे तो मैं इसका जवाब देता हूँ, कई के ब्रोकर है। सुदर्शन रेड्डी आज बोधन के अमन को बिगाड़ने वाला भी यही शख्स है। आचनपल्ली में कहाँ का फसाद था साहब, मैं जब इलेक्शन जीत के काउंसलर का 3 महीने भी नहीं हुआ, बोधन का फसाद कराने वाला सुदर्शन रेड्डी। कैसा बोल सकते हैं आपके? ना बिल्कुल, मैं था ना वहाँ का काउंसलर, जीत के आया था ना जब भी। जी देखिए झगड़ा, इधर उसका एग्जाम्पल देता हूँ, झगड़ा कहाँ हुआ? आचनपल्ली में। तो रक्कासपेट की आवाम क्या करी, रंजल बेस की आवाम क्या करी, फला एरिया की आवाम क्या करी, शक्कर नगर, वहाँ क्यों लाठीचार्ज हुआ?
वहाँ क्यों कैसा? अच्छा, जब कंफर्मेंस के लिए हम मधुगौड़ के पास मैं गया था, कुछ एमआईएम के काउंसलर्स, अलीम काउंसलर पूरे मिलके हम सब गए के उनके पार्टी का एमपी को रिक्वेस्ट करे, साहब रमजान का महीना है, फेस्टिवल है, फिर दशहरा का भी फेस्टिवल आ रहा, साहब दुकाना खुले तो कुछ शॉपिंग वो कर लेते पूरे लोग। रिक्वेस्ट करे तो उन्होंने मधुगढ़ आए और उनकी पार्टी का गंगाधर पटवारी पूरे मिल के आए, कंपर में जो वहाँ पीस कमेटी बनाए। पीस कमेटी में सुदर्शन रेड्डी क्यों नहीं आए? जी, कब की बात है चाचा? ये मेरा अंदाजा है 2007 या 8 की बात। मतलब जब रमजान के महीने में रमजान के महीने में फसाद हुआ है और ये फसाद का जिम्मेदार सुदर्शन रेड्डी है। मैं आज बोल रहा हूँ जी, ये फसाद कराने वाला भी सुदर्शन, क्योंकि उनका जो खास काउंसलर है दामू जी, दामोदर रेड्डी, वो आरती का सदर था जी। मालूम है। मैं किसी का नाम लेने ना, मैं नाम ले रहा हूँ क्योंकि मेरे में हिम्मत है और जो बात कर रहा हूँ मैं सच्ची बात कर रहा हूँ। अब वो कैसा रहेगा भोदन में इलेक्शन देखो साहब, ना किसी आपके नजरिए से? किसी को गरीब को खाना खिलाए सुदर्शन रेड्डी साहब। अब परसों कोरोना आया, मेरे को अच्छा ख्याल है कोरोना के पीरियड में वो शकील, अच्छे बुरे से मेरे को शकील से कोई ताल्लुक नहीं है, पब्लिक को खाना खिलाए उन्होंने। मैं देखा सो बोल रहा हूँ मैं आप जी। पब्लिक को खाना खिलाए। तकरीबन कितने लोगों को? मेरे को अच्छा ख्याल है कोरोना के पीरियड में वो शकील, अच्छे बुरे से मेरे को शकील से कोई ताल्लुक नहीं है, पब्लिक को खाना खिलाए उन्होंने। मैं देखा सो बोल रहा हूँ मैं आप जी, पब्लिक को खाना खिलाए। तकरीबन कितने लोगों को उनके तरफ से? डेली 10,000 आदमी को तो खाना खिला रहे थे उन्होंने। बोधन टाउन की बात कर रहा, विलेजेस का आइडिया नहीं है मेरे को। डेली 10,000 आदमी? डेली एक से एक क्वालिटी का खाना दे रहे थे। मैं भी कुछ लोगों को भेजा। सेकंड, मैं सुना हूँ भाई किसी को फाइनेंशियली भी सपोर्ट करे, किसी को वो करे। मैं सुना सो बात बोल रहा हूँ, मेरा तो उनका कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है। आप ये बोलना चाह रहे कि शकील साहब शख्सियत की बुनियाद पे एक अच्छे आदमी है? शख्सियत की या उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं कोई पार्टी का ही नहीं हूँ तो मैं शकील साहब की भी तारीफ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन जो शख्स किसी को खाना खिलाता है तो उसके पास थोड़ी बहुत तो इंसानियत है, मैं वो बात कर रहा हूँ, मैं शख्सियत की बात नहीं कर रहा हूँ। अब रही बात शकील साहब ये काम करे बोल के मैं उनकी तारीफ नहीं करूँ, लेकिन बोधन की आवाम के साथ उनका ये सुलूक रहा मेरे देखने में जी। और डेवलपमेंट भी हुआ बोल के सुना मैं। सुदर्शन रेड्डी के पीरियड में क्या डेवलपमेंट हुए बोलिए मेरे को? मैं भी 15 साल में कुछ भी डेवलपमेंट नहीं करे उन्होंने। देखिए, जो भी कंट्रैक्ट में म्युनिसिपल काउंसलर था 22 करोड़ रुपए कंट्रैक्ट अलॉट हुआ म्युनिसिपैलिटी को जी, सेंट्रल गवर्नमेंट से, जब कांग्रेस सेंट्रल गवर्नमेंट में थी। इसलिए 22 करोड़ दिलाने में साबिका स्पीकर सुरेश रेड्डी और डी श्रीनिवास साहब ये सब लोग मिलके म्युनिसिपैलिटी को आए 22 करोड़। इन्हों भी एमएलए, इन्हों भी कोशिश करे होंगे, मैं नहीं बोल के नहीं बोल रहा हूँ। तो इसका टेंडर आप जो होता ना, तो टेंडर किसको दिलाए? उनके लोगों को दिलाए, उनके लोग हैदराबाद के लोग। उन्होंने जी में जैसा आया वैसा वर्क करे, क्योंकि वो चेयरमैन तो कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि चेयरमैन को बगैर पैसे के चेयरमैन लाए थे। वो चेयरमैन को तो जाहिर बात है मुंह को बंद करके बैठना पड़ता था। कौन थे जब चेयरमैन? कौन थे वो? कोई नाम है उनका, मैं या गौस चेयरमैन जी। उनको कुछ बोलना नहीं पड़ता था, क्योंकि अगर बोले तो उनकी चेयरमैनशिप चली जाती थी। और बदनसीबी ये है कि खैर वो एक शख्स अभी टीआरएस में आया हुआ है, मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। शकील साहब को भी चाहिए वैसे लोगों से एहतियात करना, मगर उनका क्या है वो नहीं मालूम। वो शख्स वक्फ बोर्ड की ज़मीन को, हजरत जमाल शाह कादरी क़िबला की ज़मीन को सुदर्शन रेड्डी को पकड़ के वक्फ बोर्ड नंबर को हटा दे के ये नहीं होता, ये रॉन्ग नंबर है बोल के हम उस पर इंजेक्शन ऑर्डर लाए थे जब सुनीता देसाई चेयरमैन थे। हम उनसे पूछ के बाज़ाब्ता, हम एमआईएम पार्टी के काउंसलर और उसमें कांग्रेस के भी, टीडीपी के भी थे, जब सत्यानारायण स्वामी, गुना प्रसाद, ये लोग सब हमारा साथ दे के, हमारी मिल्कियत है बोले, हमारी कौम की मिल्कियत है, अल्लाह की मिल्कियत है, हमारा साथ दिए। ये चीज को वक्फ बोर्ड से हटा दिए लोग, हटा के जीवो 194 को आज पूरे तुम जमाल शाह कादरी भीम गुट्टे के नीचे की जमीन को पूरा रजिस्ट्रेशन कर दिए। ये कराने वाला कौन है? आज मैं उसका नाम अगर माइक पे लूंगा तो बुरा लगेगा, लेकिन आज हमारी एक दरगाह की जमीन तो चले गई, इसका जिम्मेदार कौन है? सुदर्शन रेड्डी है। अब शकील साहब को भी ये चाहिए
कि दरगाह की ज़मीन को गारत करने वाले कौन है, उन्हें भी सोचना चाहिए। मैं एक तरफा बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो गुजरी हुई बात कर रहा हूँ। मेरी बात गलत है। मैं 30 साल से पॉलिटिक्स में रहा, ज़िंदगी के नशे अफरोज़ देखा। मैं ये रंजल मंडल वगैरह पूरी अपनी कारकर्दगी से हम काम किए, साफ काम किए। उस वक़्त में दूसरी पार्टी में था, कांग्रेस में भी रहे तो मैं माइनॉरिटीज़ के लिए आवाज़ उठाता था, पूरे लोगों को मालूम है। लेकिन मेरी आवाज़ उन लोगों को पसंद नहीं थी, क्योंकि मैं बेलौज आवाज़ उठाता था। ना मैं कोई कंट्रैक्टी किया, ना मैं कोई पैरोकारी किया। सुदर्शन रेड्डी की जहनीत जो है, मैं जहनीत से मैं मुतमईन नहीं हूँ। और बोधन की आवाम से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि वोट बहुत सोच समझ के डाले। वोट किसको डालना है, अब हमको टीआरएस को डालो, कांग्रेस को डालो की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे गरीबों को पेंशन मिला, शादी ब्याह के लिए लोगों को पैसा मिला, और वो लोना भी मिले सुना में। भाई तुमको जो अच्छा, जो तुम्हारे बुरे वक्त में साथ दिया, वो आदमी को साथ दो। और ये आदमी सुदर्शन रेड्डी, ये बहुत ही गलत किस्म का आदमी है। अगर ये सवाल मैं डायरेक्ट सुदर्शन रेड्डी से कर रहा हूँ, सुदर्शन रेड्डी तुमको अगर कुछ बात करना है ना, तो मेरे से ये क्वेश्चन का आंसर तुम देना, वो तुम्हारे आजू बाजू वाले नहीं देना, वरना तुम्हारी मैं पूरा क्या क्या है पूरा निकाल के रखूंगा। क्योंकि हमसे तुम अगर ये करेंगे तो हमारे पास पूरा गलतियां कितने हैं। इतना सुदर्शन रेड्डी के ऊपर नाराज है? मैं उनकी शख्सियत से नाराज नहीं हूँ, मैं उनकी इज्जत करता हूँ। वो शराब सेंधी का कारोबार करने वाला आदमी है, पहली बात तो ये है। और इरिगेशन मिनिस्टर में 10,000 करोड़ रुपए कमाया वो आदमी। फिर व्हाइट कॉलर बोल रही बोधन की पब्लिक, व्हाइट कॉलर नहीं है वो। 10,000 करोड़ एक्साइज अमाउंट में कई प्रोजेक्टों को बढ़ा के इनो और किरण कुमार रेड्डी लूटे। ऐसा कैसा बोल सकते हैं आप? हाँ, हमारे को मालूम है, हमारे पास है प्रूफ क्या भाई, खुल्लम खुल्ला तुम्हारे ही लोग बोल रहे हमारा बहुत कमाया उन्हें। पर कमाया तो बोधन की पब्लिक को क्यों नहीं लगाए भाई? आप इलेक्शन है कि टिकट लेके आ जा रहे आप। अरे यही टिकट कोई आप पार्टी के गरीब वर्कर को दिलाते, आज कितना अच्छा रिस्पांस आता था पब्लिक में। अब इलेक्शन सिर्फ पैसे की बुनियाद पे लड़ना चाह रहे हो ना, मगर पैसे की बुनियाद पे नहीं। बोधन की आवाम बाशऊर आवाम है, हिंदू मुस्लिम बहुत अच्छी जहनीत रखने वाले हैं, और सुदर्शन रेड्डी के मेंटालिटी से भी वाकिफ़ है। मेरी यही रिक्वेस्ट है, वोट वो सोच समझ के वोट डालो, ऐसे शख्स को वोट डालो जो तुम्हारे दुख दर्द में शामिल रहे। और मैं बीजेपी के कैंडिडेट के बारे में भी नहीं बोल रहा हूँ। क्यों? बीजेपी का क्या रोल रहेगा? अब उनका भी एक रूल रहेगा, वो भी सेंटर में गवर्नमेंट है, उन्होंने भी पूरी ताकत से लड़ेंगे उन्होंने। ऐसा कैसा? कितने वोट लेंगे बीजेपी बोधन में पूरे आपके नजरिए से? अच्छे वोट लेंगे बीजेपी जी, क्योंकि मोहन रेड्डी भी एक अच्छा अवामी कैंडिडेट है जी, एक पब्लिक लीडर है मोहन रेड्डी। मगर यहाँ मेरे हिसाब से कांग्रेस वर्सेस टीआरएस मुकाबला है जी, दोनों में है जी। अब दोनों में से कौन सा अच्छा कैंडिडेट दिखा? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि टीआरएस को वोट डालो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कांग्रेस को वोट नको डालो, मगर तुम्हारे बुरे टाइम पे अच्छे टाइम पे जो तुमको साथ दिया उसको वोट डालो बोल के बोल रहा हूँ मैं, बस। ये बीजेपी आपके नजरिए से कितना वोट लेंगे? वोट अच्छा लेंगे बीजेपी भी, अंदाजा? मेरे हिसाब से वो लोग 20-25 हजार वोट लेंगे वो लोग। मतलब ये यूथ डालेंगे बीजेपी में? हाँ बिल्कुल, यूथ, जैसा एमआईएम पार्टी की यूथ है जी, भागरी जी, उनके यूथ भी भागेंगे ना भाई बीजेपी के तायत में? बिल्कुल बिल्कुल, होते नहीं भागेंगे जी, लेकिन जाएंगे बराबर वोट। 20 से 25 हजार वोट लेंगे बीजेपी? बिल्कुल 20,000 तक मेरे हिसाब में लेंगे, क्योंकि वो मोहन रेड्डी अच्छा पावरफुल कैंडिडेट है, पावरफुल कैंडिडेट है मेरे हिसाब में। मैं उनसे उतना वाकिफ नहीं हूँ, मगर मैं सुना अच्छा आदमी भी है बल्कि सुना मैं, फिर भी नहीं मालूम। मेरा पॉलिटिक्स में जब था मैं सुनता था उनका नाम जी, अब क्या है नहीं मालूम। मगर मुकाबला तो टीआरएस वर्सेस कांग्रेस में है, और वोट बहुत सोच समझ के डालना पड़ेगा, क्योंकि जो आदमी को आवाम से मोहब्बत नहीं है, इंसानियत का जज्बा नहीं रखने वालों को उसको वोट डाल के फ़ायदा ही क्या है? वोट ख़राब मत करो और वोट का सही इस्तेमाल करो बोल के मैं बोल रहा हूँ बोधन की पब्लिक। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे सैयदुद्दीन मुख्तार साहब, जो कि एक बहुत ही सीनियर काउंसलर है और साबिका वक्फ बोर्ड चेयरमैन भी थे।